आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का थर्ड लेसन नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, और उससे पहले जो हमने लेसन किया फर्स्ट लेसन, उसमें हमने क्या देखा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, कि किस तरीके से हमने अपना देश आजाद किया। आजादी के लिए हमने क्या क्या संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। अब देश तो आजाद हो गया, हमें आजादी मिल चुकी है। आजादी के बाद की क्या स्थितियां थी। कांग्रेस पार्टी उस टाइम सत्ता में थी और लंबे समय तक यही पार्टी बड़ी संख्या में जीती, भारी बहुमत से जीती। तो एक दल के प्रभुत्व का दौर मतलब एक ही दल काफी लंबे समय तक प्रभुत्व में रहा, वो हमने देखा। अब देश आजाद हो गया है। आजाद होने के बाद जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देश भी आजाद हो गया है, विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी भी बन, राजनीतिक दल भी बन चुके हैं। अब बात आती है कि देश का, हमारा देश आजाद तो हो गया है, लेकिन अब हमें इसके लिए क्या करना है, रणनीति तैयार करनी है, प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से हम अपने देश को विकास किया जाए। क्योंकि हमने आजादी तो प्राप्त की है, लेकिन उस समय जब हमें 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उस समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो अच्छी स्थिति में नहीं थी। क्योंकि हमारे जो भी संसाधन संसाधन थे उनका बहुत दुरुपयोग ब्रिटिश शासनकाल में हो चुका था। तो अब हमें, क्योंकि हम अपने ही देश के खुद मालिक है, हमारा अपना खुद का देश है, हमारा अपना खुद का संविधान है। तो अब नंबर किस चीज का आता है कि उस देश, जो देश बिल्कुल पूरे तरीके से आजाद है, अब वो किसी का गुलाम नहीं है, तो हम अपने देश का किस तरीके से विकास करें जिससे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बने। तो नियोजित विकास की राजनीति का मतलब क्या है, कि राजनीति के अंतर्गत प्लानिंग करना। प्लानिंग किस तरीके से करना कि देश का विकास ज्यादा से ज्यादा हो पाए। इससे पहले इसमें एक उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया है, राजनीतिक फैसले और विकास। उड़ीसा का क्या है कि उड़ीसा जो राज्य है वो उसमें जो इस्पात है, उस वो जो इस्पात है उसकी जो उड़ीसा राज्य है उसमें वो बहुत ज्यादा उसका भंडार है, लोएस का विशाल भंडार है उड़ीसा। तो उड़ीसा में क्या हुआ था कि इस्पात की जब पूरी दुनिया में इस्पात की मांग बढ़ी, तो निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। उड़ीसा में लो अयस्क का जो उड़ीसा है उसमें लो अयस्क का विशाल भंडार था, और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लो अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। जो उड़ीसा की राज्य सरकार थी उसने क्या चाहा कि पूरी दुनिया में जो लो अयस्क, जो इस्पात की लो अयस्क की मांग बढ़ रही है, तो वो उस मांग को पूरा करना चाहती थी, क्योंकि सरकार को भी अपना फायदा दिख रहा था। इससे क्या होगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, जो राज्य है, उड़ीसा राज्य है, उसका विकास होगा। तो उसने क्या किया, जो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, जो विभिन्न देश जिसमें शामिल होते हैं, तो विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता, विभिन्न देशों में जो इस्पात के निर्माता थे, और हमारे देश के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर मतलब क्या होता है, राष्ट्र के अंतर्गत, हमारे देश के अंतर्गत जो इस्पात के निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट पे साइन किए। सरकार क्या सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा। सरकार क्या सोच रही थी, इससे क्या होगा कि राज्य में पूंजी निवेश मतलब पैसा भी आएगा। दूसरा क्या होगा, जब इस तरीके का कार्य किया जाएगा, निर्माण कार्य किया जाएगा, जो विभिन्न अ, देशों की इस्पात की जो मांग, लोएस की जो मांग आ रही थी, तो जो उड़ीसा सरकार है उसने क्या सोचा कि अगर हम इस मांग को पूरा करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बहुत सारे उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। लोह अयस्क के ज्यादातर भंडार उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है, खासकर इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में। अब जहां जहां पर उड़ीसा में लोह अयस्क के भंडार ज्यादा है, वो इलाके कौन से हैं, वो जिनका मतलब पिछड़े हुए इलाके, जिनका विकास अभी हुआ नहीं है, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, ज्यादातर वो इलाके हैं। अब जो आदिवासी थे उनको क्या डर लग रहा था कि अगर यहाँ पर उद्योग लग जाएगा तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। विस्थापित का मतलब क्या होता है कि उनको जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पे बसना होगा। उसके लिए शब्द यूज हुआ विस्थापित। और आजीविका मतलब उनका जो इतने टाइम से वो वहां रह रहे हैं, वो अपना रोजगार जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं, उनको वो काम भी छोड़ना पड़ेगा। पर्यावरण, अब जो एनवायरनमेंट के जो विशेषज्ञ है, जो पर्यावरण विद है, उनको किस बात का डर था कि अगर फैक्ट्रियां लगी, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हुए, तो क्या होगा, जहाँ पे फैक्ट्री होती है वहां प्रदूषण भी होता है, तो इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होगा।
अब केंद्र सरकार को क्या लगा कि अगर इन सब बातों को देखकर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई, फैक्ट्री या उद्योग धंधे स्थापित नहीं किए गए, तो इससे क्या होगा, एक बुरी मिसाल कायम होगी। बुरी मिसाल कायम होगी और क्या होगा, देश में जो पूंजी निवेश है, जो पैसे से संबंधित निवेश है, उसमें भी बाधा पहुंचेगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। अभी मैं आगे बताती हूँ पहले। अब देखिए, ये जो उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे लो एस्क था, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे देशों से और देश के अंदर भी बहुत सारे राज्यों से मांग आ रही थी। किसकी? इस्पात लो एस्क की मांग हो रही थी कि उड़ीसा से वो मांग पूरी की जाए। राज्य सरकार भी, उड़ीसा की जो राज्य सरकार है वो भी चाहती थी कि वो इस मांग को पूरा करे, क्योंकि उसका तो फायदा होगा देश के देश नहीं, सॉरी, जो उड़ीसा है उसका विकास होगा, पूंजी निवेश भी होगा और अर्थव्यवस्था का विकास भी होगा। लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना फायदा और नुकसान था, क्योंकि ये जहां उड़ीसा के जिस जगह पे इस्पात ज्यादा था, वो जगह ज्यादातर ऐसी थी जो पिछड़ी हुई जगह थी, पिछड़े हुए इलाके थे जहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे। आदिवासियों को लगता था कि अगर यहाँ पे कंपनियां आ गई तो हमें, क्योंकि जहां पर कंपनियां आएगी वहां से जो लोग, जहां पहले लोग रह रहे हैं, उस जगह को खाली करवाना होता है। तो उनको ये डर था कि उन्हें अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। दूसरा, अब वो इतने साल से वहां रह रहे तो कोई ना कोई अपना काम भी, रोजगार में भी लगे हुए हैं, छोटे मोटे काम करने में। अब जब उनको वहां से हटना पड़ेगा तो उनका काम भी, जो है, काम धंधा भी छिन जाएगा। ये तो जो चिंता थी आदिवासियों को थी। दूसरा डर किसको था? जो पर्यावरणविद है उनको था। उनको लगता था कि इससे तो, अगर ऐसे में कंपनियां स्थापित हो गई, बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित होंगे, तो क्या होगा, पर्यावरण भी प्रदूषित होगा हमारा। तो केंद्र सरकार को किस बात का डर था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए, तो देश, पूरे देश के लिए नुकसान क्या होगा, पूंजी निवेश में बाधा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर तबके का, हर वर्ग का हित अलग अलग है। किसी के लिए कोई चीज फायदे में है तो किसी के लिए उससे उसका नुकसान हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति आती है, तो अब इस स्थिति को सुलझाना, इसका समाधान निकालना और इस तरीके से काम करना कि सभी वर्गों को फायदा भी हो, किसी का कोई नुकसान भी हो और सबकी सहमति हो, ये जब काम किया जाता है तो ये काम कौन करेगा? अब इतना बड़ा देश है, कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं इस काम को। इस काम को करने के लिए ही तो हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना है, जो आपने सेकंड लेसन में पढ़ा था। हमने वोट डाला, हमने अपने नेता चुने, नेताओं ने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे लिए फैसले वो करते हैं। उनको मतलब सरकार को हम बनाते हैं, लेकिन हमसे संबंधित जो फैसले किए जाते हैं वो सरकार करती है। तो राजनीतिक फैसले और विकास, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार क्या सोच के चलती है कि किसी भी वर्ग को नाराज ना किया जाए, काम इस तरीके से हो कि सबका भला हो, सबका फायदा हो, सबका हित हो। और ऐसी स्थिति में अगर राजनीतिक टकराव हो जाता है तो उसका समाधान करने का जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। अब हमारे देश में, ये तो सिर्फ हमने एक राज्य की बात की है, उड़ीसा राज्य की बात की है, कि ये देखिए पूरे देश में कितने सारे राज्य हैं। अब भारत है, भारत में ही 29 राज्य है। ठीक है, अभी हमने ये सिर्फ इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने उड़ीसा का एग्जाम्पल लिया कि एक छोटी सी चीज थी कि वहां से इस्पात की मांग आ रही थी विभिन्न देशों में, क्योंकि वहां पे इस्पात ज्यादा था, लोएस्क। उसके लिए हर हित, मतलब हर समूह में टकराव हो रहा था। किसी को लग रहा था कि उनके घर छिन जाएगा, उनकी नौकरी छिन जाएगी। किसी को लग रहा था पर्यावरण प्रदूषित होगा। केंद्र सरकार को लग रहा था कि अगर कंपनी स्थापित नहीं हुए तो पूंजी निवेश नहीं हो पाएगा। तो हर एक को अपना अपना, अपने अपने लेवल पे डर था। अब इन सबको सुलझाने के लिए हमारे लिए काम कौन करती है? सरकार करती है, पॉलिटिकल पार्टी करती है, हमारे प्रतिनिधि करते हैं जिनको हम चुनते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर कोई भी एक राय नहीं होती। ये देखिए, क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। वामपंथ वो होते हैं जो गरीबों का फेवर करते हैं, कि गरीबों के बारे में, जो ज्यादा समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बारे में जो ज्यादा सोचते हैं। दक्षिण पंथ, दक्षिण पंथ कौन होते हैं? दक्षिण पंथ वो व्यक्ति होते हैं
जो अमीर लोगों के बारे में, पूंजीपतियों के हित के विषय में सोचते हैं। ये देखिए, वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। ये वामपंथ और दक्षिणपंथ क्या है? ये एक विचारधारा है, ठीक है। जैसे मार्क्स, मैं कहूं कि मार्क्सवाद, तो इसका मतलब क्या है? जो लोग मार्क्स का समर्थन करते हैं, मार्क्स के विचारों पर सहमति देते हैं, उनके विचारों को अपनाते हैं, उनको हम मार्क्सवाद कहते हैं। अब वो किन बातों को मार्क्सवाद किसका समर्थन करते थे? पूंजीपतियों का विरोध करते थे, मजदूरों का फेवर करते थे, और कैसा देश चाहते थे जहाँ पे राज्य हो ही ना, साम्यवाद हो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है वामपंथ? क्या है वामपंथ? वो लोग हैं जो गरीबों को फेवर करते हैं, और सरकार को किस बात पे बल देते हैं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे ज्यादा फायदा किसको? समाज के गरीब लोगों को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हो। अब दक्षिण पंथ क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो क्या चाहते हैं कि जो खुली प्रति हो, मतलब जो उद्योगपति है, जो कंपनियों के मालिक है, फैक्ट्रियों के मालिक है, उन पर किसी भी प्रकार का सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनको बिल्कुल खुली प्रतियोगिता, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, ये पूंजीपतियों का, अमीर लोगों का, उद्योगपतियों का फेवर करते हैं। तो आपको इसका थोड़ा मीनिंग पता होना चाहिए। वामपंथ क्या होगा? वामपंथ वो विचारधारा है, वामपंथ क्या है? वामपंथ वो विचारधारा है जो गरीबों का फेवर करते हैं, जो क्या चाहते हैं? सरकार जो भी करे गरीबों के फायदों के लिए करे। दक्षिण पंथ क्या होगा? जो पूंजीपतियों का फेवर करते हैं। ये देखिए फिर आगे, आजादी के बाद अपने देश में कई ऐसे ऐसे कई फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल, या यूं कहे कि एक विजन से बंधे हुए थे। विकास, लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय दोनों है। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। अब हमारा देश आजाद हो गया था और हमारे सामने बहुत सारी समस्या थी। एक तो हमारा देश बहुत पिछड़ गया था, हमारे जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग अंग्रेजों के समय में बहुत हो चुका था, तो हमारी अर्थव्यवस्था भी पिछड़ी हुई थी। तो हमें सबसे पहले क्या करना था? अपने देश का विकास करना था। अब विकास कैसे किया जाएगा? किसी एक क्षेत्र में तो नहीं होगा विकास। विकास ये सोच के किया जाएगा कि सभी क्षेत्रों में हो, जैसे आर्थिक विकास भी हो, राजनीतिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो। दूसरा ये भी देख के चलना था कि विकास इस तरीके से किया जाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह नाराज ना हो, मतलब कोई भी टकराव ना, किसी में भी टकराव ना हो, या कोई भी असहमत ना हो, सबकी सहमति हो, जिसपे सब एग्री हो। तीसरा हमने क्या ध्यान देना था कि ना तो हम ये बोल सकते कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े व्यवसायी है, वो करे इस काम को देश का विकास करने के लिए। ना ही हम ये कह सकते कि किसान जो है, किसानों के भरोसे छोड़ दिया जाए। ये जो काम करने की जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी किसको दी? सरकार को। क्योंकि जो सरकार थी वो हमने चुनी है, हमने बनाई है, और सरकार हमारी ही भलाई के लिए काम करेगी उसमें, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, हमने उनको चुना है, और वो सबके हितों को ध्यान में रख के काम करेगी। तो ये जो जिम्मेदारी दी गई हमारे देश का जो विकास करने की, वो हमने किसको दी? सरकार को दी। उसके बाद आता है विकास की धारणाएं। अब क्या था? अब हमें क्या सोचना था कि हमें विकास तो करना है, लेकिन हम कौन सा तरीका अपनाए विकास का, कौन सा मॉडल अपनाए? जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने, हमारे देश के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। जो अमीर देश है, ज्यादातर विकसित देश है, उन्होंने इसको अपनाया, जैसे अमेरिका हो गया, और भी यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने उदारवादी पूंजीवादी मॉडल को अपनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? उदारवादी पूंजीवादी मॉडल वो होता है जहां पर उद्योगपतियों या जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता जिसमें, ठीक है। और दूसरा हमारे, एक तो था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल जो कि अमीर देशों ने अपनाया, जैसे अमेरिका ने अपनाया है और यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपनाया है। दूसरा मॉडल था समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल का मतलब क्या होता है कि हर काम को सरकार अपने हाथ में लेगी,
हर मामले में सरकार का हस्तक्षेप होगा। ठीक है, सरकार की भूमिका इसमें प्रमुख होती है, सबकी भलाई और सबके हित के बारे में जिसमें सोचा जाता है। ये था समाजवादी मॉडल। अब हमारे सामने दो मॉडल थे, एक तो उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी। हमारा देश जो था आजादी के समय, हम किससे प्रभावित थे? हम थे समाजवादी मॉडल से। मतलब समाजवादी मॉडल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तरीका विकास का अपनाया जाए जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका सरकार की हो। ठीक है, तो हमने इसको अपनाया। इसमें जो मेन मेन टॉपिक है, इसमें जो जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अंडरलाइन कर लिया है। उसके अलावा जो भी मुझे लग रहा है कि आपको समझाने के लिए जरूरी है बीच बीच में, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ साथ साथ। तो इसके बाद आता है हमारा योजना आयोग। ये देखिए, आजादी के बाद देश का विकास करने के लिए हमने क्या देखा कि देश का विकास हम कैसे किया जाए। उसके लिए हमने एक योजना आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग मतलब पहले प्लानिंग की जाएगी कि कितने साल, मतलब कितने सालों में विकास करना है, किस किस क्षेत्र में ज्यादा जोर दिया जाएगा, किसका विकास हमें पहले करना है, वो सारी प्लानिंग की जाएगी। तो जो योजना आयोग है, हमने अपने देश का विकास करने के लिए किसकी स्थापना की? योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। जो योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। हमारे देश में जो योजना आयोग होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। जैसे अभी अगर आप देखें तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होंगे वो कौन है? मोदी होंगे। ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री हमारे देश के होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। अभी मोदी जी है, आगे जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो इसके हेड होंगे। तो जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री है। योजना आयोग का उद्देश्य क्या था? देश का विकास करना। और जो योजना आयोग है ये क्या करता है वो मैं अभी बताऊंगी आपको आगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 में। 2015 में जो योजना आयोग है उसका नाम चेंज कर दिया है। 2015 में जो योजना आयोग है हमारा, जो 1950 में बना है, उसका नाम चेंज करके कर दिया है नीति आयोग। अब इसका नाम है नीति आयोग। काम वही है, सिर्फ नाम में चेंज हुआ है। योजना आयोग का नाम अब कर दिया है। और कब हुआ है चेंज? 1 जनवरी 2015 में। डेट याद रखना, 1 जनवरी 2015 में इसका नाम कर दिया नीति आयोग। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। काम इसके वही है जो पहले होते थे। ये क्या करता है? ये एक प्लानिंग करता है। इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनती है। देखिए, पंचवर्षीय, पंच मतलब 5, वर्षीय मतलब 5 साल। ठीक है, तो इसके अंतर क्या किया जाता है? योजना आयोग के अंतर्गत सरकार हर 5 साल के लिए योजना बनाती है। पहले प्लानिंग करती है कि भाई ये 5 साल में हमें इस उस पे ध्यान देना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना पे सिर्फ ये था कि कृषि पे ध्यान देना है, ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे ध्यान देना है। हर योजना का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथ में क्या था कि इतने परसेंट, एग्जाम्पल के लिए जैसे 4% हमें विकास करना है पहली पंचवर्षीय योजना में। फिर जब 5 साल पूरे हो जाते फिर देखते हैं कि क्या इतना विकास हो पाया। अगर हो पाया तो ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो अगर नहीं हुआ तो ऐसे क्या कमी रह गई कि हमने इतना लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन हमारा विकास वहां तक नहीं पहुंचा। फिर जब अगली पंचवर्षीय योजना होगी तो हम उसमें उन बातों का ध्यान रखेंगे कि क्या क्या कमी रह गई थी। ठीक है, तो अब आती है प्लानिंग, नियोजन कैसे किया जाता है। देखो, अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है? योजना आयोग की जो स्थापना थी वो मार्च 1950 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री है। 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है। नियोजन, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। सरकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका या योजना तैयार करे। देखो, ये बात तो, इस बात पे सब एग्री थे कि अब हमें विकास तो करना है देश का, लेकिन किसी भी निजी हाथों में हम ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक
उद्योगपति के हाथ में, मतलब किसी एक के हाथ में, ये निजी हाथों में हम विकास का काम नहीं देंगे, ये काम करेगी हमारी सरकार। ठीक है। प्लानिंग योजना जो आयोग है, उसके लिए क्या बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी। लेकिन जो योजना बनाने का काम होगा उस पे वो किसी एक या निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा, वो काम करेगी हमारी सरकार। इस पे ये जो विचार था, इसको 1940 और 1950 के दशक में, मतलब पूरी दुनिया में सब लोग इसका समर्थन कर रहे थे। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर से कड़ी कर ली थी। देखिए, जब यूरोप था, यूरोप के बहुत सारे देशों में युद्ध के बाद उन्होंने महामंदी का जो दौर था वो देखा था। तो इससे उन्होंने उन्होंने भी अपनी उनकी भी अर्थव्यवस्था काफी बुरी हालत में थी। धीरे धीरे उन लोगों ने भी उन देशों ने भी अपना विकास किया था। तो उनको ही देख के हमारे देश में भी ये जो बात ये सामने है कि अब हमें भी अपने देश का विकास करना है, जिससे कि जो इसका स्तर है, देश का जो स्तर है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जो ये नियोजन था, इसको हमने क्या किया, योजना आयोग बना लिया। अभी हमारा योजना आयोग बन चुका है। अब हम कर रहे हैं प्लानिंग कि कैसे काम करें। ये क्वेश्चन कई बार आता है, बॉम्बे प्लान, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया। बॉम्बे प्लान किसको कहा जाता है? 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। सन 1944 में जो बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक थे, कंपनियों के मालिक थे, उनका वर्ग, या आप कह सकते हैं उनका जो एक ग्रुप था, वो इकट्ठा हुआ और इन्होंने क्या किया था, पूरे देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक संयुक्त एक एग्रीमेंट या एक प्रस्ताव तैयार किया था, जिसको बॉम्बे प्लान कहा गया था। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ये क्या चाहते थे, अब उद्योगपति सारे इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ये प्रस्ताव तैयार किया है, तो वो अपना फायदा ही चाहेंगे ना। तो वो क्या चाहते थे कि जो सरकार है वो उद्योगों के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए। तो बॉम्बे प्लान क्या था, 1944 में बहुत सारे उद्योगपतियों का एक ग्रुप, एक समूह इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, जिसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और इसकी मंशा क्या थी बॉम्बे प्लान की, कि जो सरकार है वो औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो ये थोड़ा नोट कर लेना, बॉम्बे प्लान किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है। अब स्टार्टिंग, कैसे हमने अपना विकास किया। सोवियत संघ की तरह भारत ने भी क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। देखिए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, योजना आयोग का निर्माण हो गया 1950 में। 1 जनवरी 2015 में इसका नाम बदल दिया गया है। अब योजना आयोग का नाम है नीति आयोग। काम पहले की तरह ही करता है ये। अब प्लानिंग कैसे करता है योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं। जैसे सोवियत संघ ने क्या किया था, उन्होंने पंचवर्षीय योजना को अपनाया, तो हमने भी इसी योजना को अपनाया। पंचवर्षीय मतलब 5 सालों के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। और उसमें क्या डिसाइड होगा कि कहाँ से हमें पैसा मिलेगा, आमदनी कितनी करनी है, कितनी होगी, और खर्च कितना करना है, प्लानिंग करके। क्या विचार था इसके पीछे, कि भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तय करेगी, जिसमें अगले 5 सालों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होगी, कितनी आमदनी कहाँ से हो सकती है और फिर उसको कहाँ खर्च करना है। इस योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था, इसके अंतर्गत सालाना आधार पर दैनंदिन मदों पर करना। दूसरा योजना व्यय का था। देखो, अब प्लानिंग कैसे की, सबसे पहले तो हमने योजना सबसे पहले तो योजना आयोग के अंतर्गत हमें जो देश का विकास करना था, उसके लिए हमने तरीका अपनाया पंचवर्षीय योजनाओं का। पंचवर्षीय मतलब 5 सालों के लिए हम योजना बनाएंगे। उसके अंतर्गत क्या किया गया, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार थी, उनका जो उनको पैसा दिया जाता है, बजट जो उनको मिलता है, उसको 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा तो पहले प्लान था कि ये इतना पैसा है, ये इस चीज पे खर्च करना है, और दूसरा वो अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। योजना में तय की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 5 साल की अवधि में और जो टाइम लिमिट थी वो कितनी थी, 5 साल, कि इतना पैसा है ये इस चीज पर 5 साल के अंदर खर्च करना है।
पंचवर्षीय योजना पर अमल करने का यह एक फायदा था कि सरकार के सामने अर्थव्यवस्था की एक बड़ी तस्वीर होती थी और वह अर्थव्यवस्था लंबी अवधि के लिए हस्तक्षेप कर सकती थी। कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, योजना आयोग बन गया। अब हमारी आती है योजना। योजना कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बनी। उसमें क्या होता था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास जो बजट आता है, जो पैसा आता है, उसको दो भागों में बांटा गया। एक पैसा, एक कुछ हिस्सा तो डिसाइड होता था कि इतना पैसा खर्च करना है इतने साल में और इन चीजों पे ज्यादा खर्च करना है। जो दूसरा हिस्सा था वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से खर्च कर सकती थी सरकार। 1951 की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इससे देश में गहन मांग हमी का माहौल पैदा हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, उद्योगपति, किसान और राजनेता आदि ने योजना के दस्तावेजों पर व्यापक बहस मुबाहिसा चलाया। योजना नियोजन को लेकर देश में जो गर्मा गर्मी पैदा हुई वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुंची। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से शुरू हुई। 1961 से, देखो 56 में हुई, 57, 58, 59, 60, 61, 5 साल पूरे हो गए ना 61 में। तो 61 में तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी शुरू हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी 1966 में चालू होनी थी, लेकिन ये नहीं हो पाई क्योंकि कुछ स्थिति देश में ऐसी बन गई थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के से पहले विराम, मतलब कुछ समय के लिए रेस्ट देना पड़ा पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि कोई पंचवर्षीय योजना 2-3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई, क्योंकि देश की जो हालात थी या जो व्यवस्था थी उसमें काफी अस्थिरता आ गई थी। इसके लिए कुछ समय के लिए पंचवर्षीय योजना को बीच में रोकना पड़ा। अब ये देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, 1951 से 1956 में। और इसमें मेन कौन थे, के एन राज जो थे वो मेन थे। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया गया, कृषि क्षेत्र पर, खेती बाड़ी पर। और इस योजना में बहुत सारे, क्योंकि कृषि पर जोर दिया था, बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई। भाखड़ा नांगल जो है, ये जो बड़ी बड़ी परियोजना थी, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगाया गया है। तो ये आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, इसके अध्यक्ष कौन थे, और पहली पंचवर्षीय योजना पर किस क्षेत्र पर ज्यादा बल दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951। इसका कार्यकाल क्या था, 1951 से 1956। इसके जो हेड थे वो कौन थे, के एन राज थे। पहली पंचवर्षीय योजना पे कृषि पे बल दिया गया और बहुत सारी जो बांध और सिंचाई के क्षेत्र में पैसा निवेश किया गया। जो भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल जैसी जो बड़े बड़े परियोजनाएं हैं उनके लिए काफी पैसा इसमें लगाया गया। उसके बाद हमारा आता है दूसरी देखो, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे बल दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना पे बल दिया उद्योगों के विकास पे, फैक्ट्री उद्योग जो है उनके विकास पे जोर दिया। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पी सी महालनोबिस। ये भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन पे बल दिया गया, उद्योगों के विकास पे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महालनोबिस। अब इस पहली योजना का मूल मंत्र था धीरज, मतलब काम तो करेंगे हम, विकास करेंगे, लेकिन एकदम से गलती, हमें अपनी स्पीड तेज नहीं करनी, अपनी जो गति है वो हमें थोड़ी धीरे धीरे विकास करना है। और दूसरी जो परियोजना आई हमारी जिसमें उद्योगों पे बल दिया गया, उसमें थोड़ी गति हमने तेज की अपनी। सरकार ने क्या किया, देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद मिली। जो आयात होता था, आयात का मतलब क्या होता है, जब हम अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में बेचते हैं तो वो निर्यात होता है, लेकिन जब हम दूसरे देश से अपने देश में मंगवाते तो वो आयात होता है। तो उस पर टैक्स लगा दिया था, जिससे कि जो सार्वजनिक और जो प्राइवेट होते हैं और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र होते हैं, दोनों को आगे बढ़ने में मदद मिले। इस अवधि में बचत और निवेश दोनों ही, मतलब बचत भी हो रही थी, पैसा जो निवेश है वो भी सही हो रहा था। इससे क्या हुआ, बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी, संचार जैसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किया जा सकता था।
और कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, देखिए जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 है, उसमें कृषि पे बल दिया था और भाखड़ा नांगल जैसी परियोजनाएं हैं उन पे काफी पैसा खर्च किया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उस पे बल दिया गया उद्योगों पे, इसके अध्यक्ष थे महालनोबिस। और जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अध्यक्ष कौन थे, के एन राज। दूसरी में उद्योगों पे बल दिया गया, आयात पर टैक्स जो था, जो आयात है उस पर टैक्स लगा दिया। इससे सार्वजनिक और निजी, जो सरकारी क्षेत्र जो प्राइवेट है, दोनों को ही फायदा हुआ। तो इस तरीके से विकास किया गया। अब हमारी आती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो, उसमें भी कुछ कुछ दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरह ही बातों पे ध्यान दिया गया था, कुछ जैसे उद्योगों पे। अब आता है शुरुआती दौर में मुख्य विवाद। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे। मतलब जो विकास के लिए हमने प्लानिंग की थी पंचवर्षीय योजनाओं की, अब धीरे धीरे उस पर विवाद होने लगा। कृषि बनाम उद्योग। कृषि जिस पे बल दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, उद्योग जिस पे बल दिया था हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। देखिए अब इन कृषि बनाम उद्योग का मतलब क्या है कि दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग उद्देश्य था। पहली में कृषि पे बल दिया गया, दूसरे में उद्योगों पे बल दिया गया। अब कुछ लोगों का कहना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों पे ज्यादा बल दिया, कृषि पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इससे कृषि का जो क्षेत्र था वो पिछड़ गया। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ज्यादा जोर दिया था। मतलब एक गांधीवादी है जेसी कुमारप्पा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसे वैकल्पिक योजना ऑप्शन के रूप में, जैसे होता है ना कि वो तो करना ही है लेकिन उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं। तो एक क्या जोर दिया, किस चीज पे बल दिया उन्होंने, कि गांव में भी विकास किया जाए, जिससे कि गांव में विकास किया जाएगा तो कृषि का विकास भी हो जाएगा। और औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे जो उनका भी विकास किया जाए, तो ग्रामीण औद्योगिकरण पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। देखिए कुल मिला के इसका मतलब क्या है कि हमने पहली पंचवर्षीय योजना में बल दिया कृषि पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना पे हमारा जो मेन फोकस था वो था उद्योगों पर। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास किया गया, दूसरी में उद्योगों का विकास किया गया। अब इन दोनों में टकराव होना तो स्वाभाविक ही था। क्यों? जब कृषि का विकास किया जाएगा तो ये बोला जाएगा कि उद्योग पिछड़ गए, जब उद्योगों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि कृषि का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक ही ये होना ही था कि अगर हम एक क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देंगे तो दूसरे का विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसके लिए कई विचारक ऐसे हमारे सामने आए जिन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि विकास ऐसे किया जाए जिससे गांव का भी विकास हो जाए और उद्योग धंधे भी प्रभावित ना हो, उन उद्योगों का भी विकास हो। तो जिसमें से एक नाम आता भी जो मैंने बताया, जेसी कुमारप्पा। उन्होंने क्या कहा कि विकास ऐसे किया जाए जिससे कि ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर बल दिया जाए, गांव का भी विकास होगा, इससे उद्योगों का भी विकास होगा। अब देखिए निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र वो होता है जहां पर प्राइवेट, जहां पर क्या होता है, जो शासन होता है वो प्राइवेट या कुछ उद्योगपतियों, कंपनियों के मालिक, उनके हाथ में होता है। उनका जो काम होता है, जैसे पूंजीपति है, उद्योगपति है, वो अपने हिसाब से अपना विकास करेंगे, सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो फायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा वो उनको ही होगा। लेकिन इसका उल्टा कर दो, सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र सबकी भलाई की जाएगी, सबके बारे में सोचा जाएगा। इसका इसमें कौन होती है, सरकार होती है। ठीक है, तो एक मोड कुछ देशों ने क्या अपनाया है, निजी क्षेत्र
को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। जैसे जो बड़े बड़े विकसित देश है, यूरोप के देश है, वहाँ पे सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, निजी क्षेत्र अपने हिसाब से काम करता है। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों को अपनाया, जहाँ पे सरकार प्रमुख होती है लेकिन निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती। अगर देखा जाए तो दोनों जरूरी है। अगर निजी क्षेत्र नहीं होगा तो लोगों में क्या होगा, काम करने की भावना नहीं होगी। अब जब किसी को ज्यादा फायदा होता है, प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट उसी के पास रहेगा, तो इंसान और अच्छे से काम करता है, ये भी जरूरी है। लेकिन अगर सारा प्रॉफिट अपने पास ही रखोगे, दूसरों के लिए नहीं सोचा जाएगा, तो अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब बहुत गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र भी जरूरी है, जिससे कि सबका भला हो। तो भारत ने क्या किया, ना तो निजी क्षेत्र वाले मॉडल को अपनाया, ना सार्वजनिक क्षेत्र वाले मॉडल को अपनाया। भारत ने क्या किया, एक बीच का रास्ता अपनाया, जिसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो निजी क्षेत्र वाला मॉडल है उसको कहा जाता है पूंजीवादी मॉडल। जो सार्वजनिक क्षेत्र वाला मॉडल है उसको कहा जाता है समाजवादी। निजी क्षेत्र वाला मॉडल, जिसको पूंजीवाद कहा जाता है, अमेरिका जैसे देशों ने अपनाया। जो सार्वजनिक क्षेत्र वाला है, जिसको समाजवादी मॉडल कहा जाता है, सोवियत संघ ने अपनाया। और भारत ने क्या किया, मिक्स दोनों का बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जो निजी क्षेत्र को भी जिसमें होगा प्राथमिकता दी जाएगी, और सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में बताइए। इसके बाद अब जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसकी कहीं ना कहीं बुराई जरूर की जाती है। अब हमने अपना विकास किया, उसके लिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं का तरीका अपनाया, प्लानिंग की, तो उसकी कमियां भी निकल के आई। क्या कमी निकल के आई, कई आलोचकों ने क्या कहा, ये देखो, पहले ये करा देती हूँ मैं आपको। इस तरह के मिले जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों से हुई। आलोचकों का कहना है कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है, और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया। जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल अपनाया है, उसकी आलोचना किसने की, दक्षिणपंथियों ने भी की है। दक्षिणपंथी कौन थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं, अमीर लोगों का समर्थन करते हैं, फैक्ट्री या कंपनियों के मालिकों का समर्थन करते हैं। और वामपंथी कौन थे, जो गरीबों का फेवर करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, कि सरकार जो भी काम करे उससे गरीबों को फायदा होना चाहिए। तो इन दोनों ने ही क्या किया, जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो हमने मॉडल अपनाया था, उसको उसकी आलोचना की। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। कि कुछ आलोचना करने वाले क्या कहते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था ना, उतना उन्होंने विकास नहीं किया। जैसे जनता की शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और चिकित्सा में जो है सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया। सरकार ने किस में पैसा खर्च किया ज्यादा, कृषि पे, उद्योग पर। लेकिन और बहुत सारी चीजें थी, जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, इन बातों की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब आता है, हमने ये जो पंचवर्षीय योजनाएं जो अपनाई, उसका परिणाम क्या हुआ। क्या परिणाम हुआ, ये देखिए। अ, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, इतनी बड़ी बड़ी जो ये बांध परियोजनाएं हैं, ये इनकी शुरुआत की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बड़े बड़े उद्योग, जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, विनिर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन, जिसमें देश की रक्षा से संबंधित जो काम और उत्पादन किया जाता है, ये सब इसमें शुरू हुआ। तो ये तो फायदा ही हुआ। दूसरा क्या हुआ, भूमि का सुधार भी हुआ। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, कृषि पर ज्यादा बल दिया गया था, तो इससे भूमि में भी सुधार हुआ। उसके अलावा कृषि की बेहतरी और खेती हर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठाक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूस्वामी बहुत ताकतवर थे। इनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके, या कानून बनने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है।
इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्ष नेताओं की बलवंत साहस के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्गीय हमेशा इसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। देखिए उसमें क्या बोला है कि हालांकि हमने कोशिश तो की देश का विकास करने के लिए, कृषि पर भी हमने काफी अपना बजट का हिस्सा लगाया, लेकिन जितना विकास होना था वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये तो लिख दिया कि कृषि का विकास किया जाएगा, लेकिन गांव के अंदर अब भी बहुत, गांव में क्या था, कुछ वर्ग शक्तिशाली थे, जैसे जमींदार होते थे, ज्यादातर जमीनों पर उनका ही हक होता था, वो ज्यादा जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे वो ज्यादा ताकतवर थे। तो इस वजह से जो भूमि सुधार था, जो कृषि की जो कृषि का जो विकास था वो उस ढंग से नहीं हो पाया जिस ढंग से होना चाहिए था। उसके बाद आता है हमारा हरित क्रांति, जो पंचवर्षीय योजनाएं की गई थी, उसमें एक ये भी प्लस पॉइंट था इसका कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति क्या होता है? देखिए, हरित क्रांति का मतलब होता है वो क्रांति जिससे कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित जो क्रांति थी उसकी शुरुआत 1960 के दशक के आसपास हुई थी। इसका विकास, मतलब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। हरित क्रांति में क्या होता है? हरित क्रांति में कृषि के नई खेती करने के नए तरीकों का प्रयोग किया जाता है, नए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, नए नए तरीकों का उपयोग किया जाता है, अच्छे और नए ढंग से सिंचाई की जाती है, नए नए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे क्या हुआ था, जब हरित क्रांति आई थी तो फसल का उत्पादन एकदम से बहुत तेजी से बढ़ गया था, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में। और किन दो फसलों का ज्यादा बढ़ा था? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल का जो उत्पादन था वो कई गुना बढ़ गया था, जिसको नाम दिया गया क्रांति को हरित क्रांति। मतलब हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ कि जो फसलों का उत्पादन है वो नवीन तकनीक से किया जाए, नई टेक्नोलॉजी से किया जाए। एक श्वेत क्रांति भी आई थी, श्वेत क्रांति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? चावल और गेहूं की खेती से, फसलों से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। इस क्रांति के द्वारा दूध का उत्पादन बहुत बढ़ा था। उसके बाद हमारा आता है श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। इसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आया? सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी आई। 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाई। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदले हुए माहौल में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इसमें वही हमें बताया कि जो शुरुआत में हमने प्लानिंग की थी पंचवर्षीय योजनाओं की, शुरू में तो काफी विकास की जो गति थी काफी ठीक थी। धीरे धीरे लोगों का इसमें इंटरेस्ट, मतलब इसमें रुचि लोगों की कम हो गई, और विकास की जो गति थी वो भी धीमी हो गई। हर जगह भ्रष्टाचार आ गया। ठीक है, तो वो सब इसमें बताया है। अब ये देख लेते हैं हमने, इसमें देखो बॉम्बे प्लान क्या था। बॉम्बे प्लान आपको बताया था मैंने। ये आप ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है पूरी शुरू से लास्ट तक, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप ही सोल्व कर लोगे। आजादी के समय विकास के सवाल पर मुख्य मतभेद क्या थे? कोई चाहता था कि पूंजीवादी मॉडल अपनाया जाए, कोई चाहता था समाजवादी। वो सारा आ जाएगा इसमें। वामपंथी का भी, दक्षिणपंथी का भी थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। पहली पंचवर्षीय योजना का जोर किस पे था? कृषि पर था। दूसरे में किस पे जोर दिया गया? उद्योगों पे जोर दिया गया। हरित क्रांति क्या है? जब कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग किया गया तो उसको हरित क्रांति कहा गया। और हरित क्रांति से गेहूं और चावल में बहुत सारा उत्पादन गेहूं चावल के क्षेत्र में बढ़ा, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में। इसके सकारात्मक फायदा क्या हुआ?
देश का विकास बढ़ा, आर्थिक विकास हुआ, उत्पादन बढ़ा, ठीक है। नुकसान क्या होगा? बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से, कीटनाशकों का प्रयोग करने से भूमि की जो उर्वरता है, उपजाऊता है, वो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो गई, ठीक है, वो सब आ जाएगा इसमें। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था, जो अभी आपको मैंने बताया था। औद्योगिक विकास और कृषि विकास का जो विवाद चला तो उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये कहा गया था कि कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया है पहली पंचवर्षीय योजना पे, तो उद्योग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरे में सिर्फ उद्योगों पे ध्यान दिया है तो कृषि का क्षेत्र पिछड़ गया, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होता। अगर अब जैसे हमने अपने देश को आजादी के बाद सारी जिम्मेदारी सरकार को दी है, अगर सरकार को ना देकर हम निजी क्षेत्र को, किसी फैक्ट्री, किसी मतलब पूंजीपति या किसी निजी क्षेत्र को अगर हम ये जिम्मेदारी देते, प्राइवेट क्षेत्र को, तो ज्यादा अच्छे से काम होता। क्या ये सही है? इसके पक्ष और विपक्ष में आपको अपने विचार बताने हैं। तो ये लेसन हमारा यही खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।